नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का अभी मुझे ये मैसेज आया कि विजय भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई के पास आया है बट हमारा पोर्टफोलियो अभी तक ऑल टाइम हाई के पास नहीं आ पाया है और ये क्यों हो रहा है और अगर हमें अच्छा करना है तो हम क्या करें, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ कि निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे आना और जो दूसरे इंडेक्स होते हैं वो ऑल टाइम हाई के पास आना दोनों अलग चीज़ होती है। अगर निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे आ रहा है तो उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल 5-6 स्टॉक या फिर आप बोलो 7-8 स्टॉक का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है निफ्टी 50 में और वही स्टॉक्स के ऊपर जाने की वजह से इंडेक्स ऊपर आ जाता है। बट क्या आप लोगों के पास वो हाई वेटेज इंडेक्स वाले या लार्ज कैप वाले स्टॉक है या आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप वाले स्टॉक है? अगर आप ये क्वेश्चन आपको पूछोगे तो आपके पोर्टफोलियो में आपको देख के पता चलेगा कि आपके पास मेजरली मिड कैप या स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के लिए ये डिफरेंस क्यों है वो बताता हूँ और उसके बाद स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर मतलब जो इंडेक्स अभी खराब चल रहा है वो इंडेक्स के अंदर कौन से अच्छे स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूं इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज। तो ये वीडियो में पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे देखो, ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप यहां पे देख रहे हो कि भाई निफ्टी ने लास्ट सितंबर में ही ऑल टाइम हाई मारा था 26,277 का और रिसेंटली अभी लास्ट वीक में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा जो था 26,325 का। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप निफ्टी 250 इंडेक्स को देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से जो इसने सितंबर 2024 में मारा था वहाँ से ये इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 13% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही मेन डिफरेंस है हमारा पोर्टफोलियो अभी क्यों अच्छा नहीं है उसके लिए। बट आप देखो अ, पिछले पास्ट में ये इंडेक्स और निफ्टी का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑलमोस्ट साथ में ही था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे निफ्टी नवंबर 2020 में निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी ने ऑलमोस्ट रैली किया था नवंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक 48-49% तक का। बट अगर आप यही स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी नवंबर 2020 में ब्रेकआउट किया था कोविड के बाद और वो जनवरी 2022 तक कंटिन्यूसली ऊपर गया था ऑलमोस्ट 87% तक। उसके बाद आप देखो निफ्टी में भी जो है करेक्शन आया और वो करेक्शन निफ्टी में कितना आया था, ऑलमोस्ट 18% का। और वैसे ही स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी करेक्शन आया था बट ये 30% का करेक्शन आया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, निफ्टी 50 चलता भी कम है कंपेयर टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे लार्ज कैप है, यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक है। बट इनका जो कोऑर्डिनेशन है ना वो साथ में था। फिर स्मॉल कैप ने ब्रेकआउट दिया जून 2023 में और उसके बाद ये ऑलमोस्ट सितंबर 2024 तक ऑलमोस्ट 77% चला और निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट जून 2023 के आसपास और ये अपसाइड में ऑलमोस्ट 41% तक चला। एंड अगेन अब वहाँ से लेके अब तक ये निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा था। अप्रैल में इसने बॉटम बनाया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अप्रैल में और मई में इसने भी बॉटम बनाया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने। बट यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है जब तक जहाँ पे निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को भी। अभी ये मैंने आप लोगों को चार्ट में बता दिया बट अगर आप डेट देखोगे कि भाई ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने हाई कब बनाया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो डेट है 24 सितंबर 2024। तो अब मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस टेबल पे मैंने ऑल इंडाइसिस सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया है 24 सितंबर 2024 और आज की डेट जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9 दिसंबर, और मैंने स्कैन किया और मैंने ये देखो यहाँ पे फॉर पीरियड लिखा है, मतलब जो पीरियड की डेट मैंने सिलेक्ट की है वो पीरियड में कौन से इंडेक्स ने कितना परसेंट रिटर्न दिया।
तो आप यहाँ पे देखो आउट परफॉर्मर कैपिटल मार्केट है, फिर स्मॉल एंड मिड कैप जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर पीएसयू बैंक है, फिर निफ्टी 500, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक्स, फिर डिफेंस, ये सारे हैं। अगर आप 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे उसका कितना परफॉर्मेंस है या फिर कितना वो गिरा है ये सेम टाइम ड्यूरेशन में, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये इंडेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑलमोस्ट 12.39 मतलब ऑलमोस्ट 12-13% अभी भी ये टाइम ड्यूरेशन में ये गिरा ही है, चला नहीं है। और वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे चार्ट में भी देखी। तो अब बात ये आती है कि जब ये इंडेक्स ऊपर चलेगा, वैसे अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक अच्छा स्विंग लो सपोर्ट है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, विच इज 16,440, और वो अभी ये वीक में इसने ब्रेक किया है। वैसे आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, तो अगर वीकली क्लोज इसके ऊपर होता है तो अगेन ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और फिर इसके बाद अपना अपसाइड में जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 18,688 का, तो ये ऑल टाइम हाई के पास जाएगा तब की बात तब है, बट अभी तो ये टाइम करेक्शन में और अभी ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में ही चल रहा है। बट मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर यही टाइम ड्यूरेशन में कौन से स्टॉक आउट परफॉर्मर है उनको ढूंढता हूं, और अगर वहां पे मेरे हिसाब से कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो स्टॉक अपने खुद ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो इंडेक्स अभी खराब है तो सोचो जब इंडेक्स आउट परफॉर्मर बनेगा या इंडेक्स जब नॉर्मल परफॉर्मिंग करना भी शुरू करेगा तो वो स्टॉक कितने अच्छे चलेंगे। तो मैंने क्या किया, वही स्कैनर को मैंने सेम यहाँ पे स्मॉल कैप 250 डाल दिया, डेट मैंने यहाँ पे सेम डाल दी हमारी 24 सितंबर 2024 से लेके अब तक, और मैंने यहाँ पे यही देखो फॉर पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया है। तो फोर्स मोटर जो है वो ऑलमोस्ट 141% चला है ये सेम टाइम ड्यूरेशन में। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा काम सिंपल है, मुझे फोर्स मोटर का चार्ट देखना है, और अगर आप यहाँ पे फोर्स मोटर का चार्ट देखोगे तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, मेरा जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड लेने का मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैं उसे फ्रेश अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, और जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर ऑलरेडी अच्छे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं उसको मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलता हूँ। तो क्या ये स्टॉक एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, तो वो मेरा आंसर है कि नहीं, ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं है। बट क्या ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, तो यस ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग तो है बट फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब आप देखो इसकी फ्रेश अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, फरवरी 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 2016 के बाद, ये स्टॉक में तभी फ्रेश अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद उसने वापस से एक ब्रेकआउट दिया था मई 2025 में, तभी भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, बट ऑलरेडी ये स्टॉक अभी बहुत ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरे सेटअप पे तो नहीं बैठ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी वापस से यहाँ पे जाऊँगा, देखूंगा। एक बार हम लोग लॉरस लैब का चार्ट देख लेते हैं। तो लॉरस लैब का मैं चार्ट देखूंगा, वहाँ पे भी मेरा एनालिसिस सेम ही होने वाला है कि ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी है या स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसने भी अपना 2021 का जो ब्रेकआउट है वो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जून में 2025 में किया था 720 के पास, और ये स्टॉक ऑलरेडी 720 से 1020 रुपीज़ अभी हो गया है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था 940 के ऊपर। तो ये स्टॉक में भी, ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग है बट फ्रेश नहीं है, और ये मैंने आप लोगों को याद होगा तो मैंने अपना संडे वाले वीडियो में शेयर भी किया था। तो यहाँ पे भी मेरे लिए कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर अभी हम लोग और एक स्टॉक की देखते हैं कि कोई स्टॉक में फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या, तो आप यहाँ पे देखो आरबीएल बैंक है। अगर मैं आरबीएल बैंक का चार्ट देखता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये मंथली चार्ट है, तो यस आरबीएल बैंक में अभी एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, इसने 2019 में हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये गिरा गिरा, कोविड में भी गिरा था, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था, और 2020 से लेके अब तक इसने अपने कंसोलिडेशन को कभी ब्रेक ही नहीं किया था। रिसेंटली अक्टूबर में इसने ब्रेकआउट किया, और अभी आप ये वीकली चार्ट देखो, इसने अपने रीसेंट ब्रेकआउट को यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है। तो ये एक्सरसाइज करने के वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आरबीएल बैंक की मिली। वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है जो आप खुद इसका मैन्युअली जाके चार्ट देख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज करने से मुझे क्या मिला
कि जो इंडेक्स खुद अभी अंडर परफॉर्मर है, वो इंडेक्स के अंदर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक को मैंने ढूंढा। और वो मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि वो इंडेक्स जब एक नॉर्मल परफॉर्मिंग करने लग जाएगा तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऑलरेडी अभी स्ट्रॉन्ग है, आप इमेजिन करो कि जब वो इंडेक्स भी ऊपर आ जाएगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही इंटेंशन था मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बताने का, और ये मेरी एक एक्सरसाइज आप लोगों को समझाने की। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 स्टॉक है, और मेरे ख्याल से 250 स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट 100 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी 250 को ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबका तो मैं चार्ट नहीं देख सकता, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को नाम दिखा देता हूँ। आप हर एक स्टॉक के चार्ट मैन्युअली देखो। आप वहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे कोई फ्रेश लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर हो, अगर आप ये एक्सरसाइज को फॉलो करके स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो आप लोगों का जो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, और आप हमेशा एक अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक के साथ रहोगे। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के कोई भी व्यू है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ आप लोगों को बताई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।